मेरे नए किराएदार की बीवी किसी से रोज फोन पर बातें करती थी। एक दिन मैंने घर में एक अनजान पुरुष को देखा तो जांच की तो पता चला कि किराएदार की बीवी चालू है। मेरा नाम अविनाश है और मैं 38 साल का हूँ। मैं मेरठ में रहता हूँ। मेरी बीवी एक स्कूल में टीचर है और मेरा बेटा भी उसकी स्कूल में पढ़ता है। मेरा मकान काफी बड़ा होने की वजह से मैंने अपने घर का नीचे वाला फ्लोर किराए पर दे दिया था। किराएदार का नाम मनोज शर्मा है। उनकी उम्र लगभग 45 साल है। उनकी बीवी का नाम चित्रा है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल है। किराएदार के 2 बच्चे हैं। उनका एक बेटा है जो 6ठी क्लास में पढ़ता है। उनकी एक बड़ी बेटी भी है जो अभी 12वीं के एग्जाम दे रही थी। बेटी का नाम शिल्पा है और वो 19 साल की है और नई जवान हुई थी। देखने में बहुत सुंदर है। उभरती जवानी के साथ उसके शरीर में गजब का परिवर्तन मैं अपनी आंखों के सामने ही देख रहा था। उसकी खेत में बड़े बड़े आम अभी विकसित हो रही थी। देखने में मध्यम आकार की मालूम होती थी, जैसे बड़े आकार वाले नींबू हो या अमरूद काफी गोल हैं, जिनका आकार हर दिन बढ़ रहा था। वो भी अर्धविकसित अवस्था में है। जब शिल्पा हंसती है तो उसके गालों में डिंपल पड़ते हैं। शिल्पा के होंठ एकदम से गुलाबी है और उसको देखते ही उसको रगड़ने का मन करने लगता है। अभी उनको मेरे मकान में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, फिर भी किराएदार की बेटी की तरफ मेरा आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। उसकी और मेरी उम्र में फासला बहुत था, लेकिन रगड़ाई उम्र का फासला नहीं देखती। मैं जब भी उसको मुस्कुराते हुए देखता था तो उसको रगड़ने का मन करने लगता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। धीरे धीरे मैंने उसको पटाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि वो मुझे अंकल ही बुलाती थी। जब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते थे तो वो मुझे नमस्ते कह दिया करती थी। मैं भी आते जाते उसी को ताड़ने की फिराक में रहता था। अब मैं उनके परिवार में रुचि लेने लगा था। मैंने एक बात और नोटिस की थी कि जब भी मेरा किराएदार मनोज अपने घर पर नहीं होता था तो उनकी पत्नी किसी से फोन पर बातें किया करती थी। मैंने कई बार उसकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। मुझे शक था कि उसकी बीवी का किसी के साथ जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। उस दिन के बाद से मैंने अपने किराएदार की बीवी चित्रा पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। मैं भी अक्सर घर पर ही रहता था। एक दिन की बात है कि मेरे घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से एक आदमी उतरा और गेट के सामने खड़ा होकर फोन करने लगा। मैं ऊपर वाली मंजिल पर खड़ा होकर देख रहा था। मुझे ऊपर से सब दिखाई दे रहा था। इससे पहले मैंने उस आदमी को उनके पास आते हुए नहीं देखा था। मैंने सोचा कि कोई रिश्तेदार वगैरह आया होगा। फिर मेरे मन में एकदम से चित्रा के बारे में ख्याल आया। सोचने लगा कि कहीं यह वही आदमी तो नहीं जिससे मेरे किराएदार की बीवी फोन पर बातें करती रहती है। मैंने सोचा कि देखता हूँ कि नीचे क्या चल रहा है। मैं नीचे गया तो तब तक अंदर का गेट बंद हो चुका था। कमरे का दरवाजा भी बंद था। अंदर का कुछ पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद मैं दोबारा से ऊपर आ गया। मेरा शक गहराता जा रहा था। मुझे अब यकीन हो चला था कि ये वही आदमी है जिसके साथ चित्रा का चक्कर चल रहा है। मैं उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। मैं ऊपर अपनी बालकनी में ही बैठ गया। मुझे नीचे खड़ी हुई गाड़ी दिख रही थी। उसे अंदर गए हुए 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था। मैं 2 घंटे तक वहाँ पर बैठा रहा। फिर एकदम से मुझे मेन गेट खुलने की आवाज आई तो मैंने नीचे झांक कर देखा। वो आदमी जल्दी से मेन गेट खोलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। चित्रा भी गेट पर खड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे।
उसके जाने के बाद चित्रा ने गेट बंद कर दिया। जब वो गाड़ी में बैठकर चला गया तो गेट बंद करने के बाद चित्रा ने ऊपर की ओर देखा। कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चित्रा भी शायद यह सुनिश्चित कर रही थी कि कोई उसको देख न रहा हो। उसने देखा तो मैं ऊपर खड़ा हुआ उसी की तरफ देख रहा था। मुझे देखकर मेरे किराएदार की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने एकदम से हड़बड़ाहट में गेट बंद किया और अंदर चली गई। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि इसी के साथ इसका चक्कर चल रहा है। फिर भी मैं बात की जांच करने के लिए नीचे गया। मैंने नीचे जाकर शिल्पा की माँ से पूछा, क्या ये आपके कोई रिश्तेदार थे? वो बोली हाँ। मैंने कहा तो फिर मेरे ख्याल से उनको मनोज जी की उपस्थिति में ही आना चाहिए था। वो बोली, आपको उससे क्या मतलब है? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मनोज से ही पूछ लूंगा कि आपके इस शहर में कौन से रिश्तेदार हैं। जबकि मनोज ने मुझे पहले ही बताया हुआ था कि उनके इस शहर में कोई रिश्तेदार नहीं रहते हैं। अगर ऐसा होता तो वो मेरा मकान ही क्यों लेते? वो अपने रिश्तेदार के घर में ही कहीं आसपास ही रहते। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा था, मगर मैं सच को शिल्पा की माँ के मुंह से सुनना चाह रहा था। जब मैंने कहा कि मैं मनोज से रिश्तेदार के बारे में पूछूंगा तो वह घबरा गई। वो बोली, भैया आप 1 मिनट के लिए अंदर आइए, मैं आपको उस रिश्तेदार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि बेड के पास 2 यूज्ड कवर भरे पड़े हुए थे। मैं तो वैसे भी कोए की नजर रखता था। एक नजर में ही पता चल गया कि अंदर गैर मर्द के साथ उसकी चल रही थी। मैंने जैसे ही कवर देखे मैं उस पर बरसते हुए बोला, आपने मेरे घर को क्या समझ रखा है? यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। आज ही मेरा मकान खाली कर दीजिए आप। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, भैया ऐसा मत बोलो, मेरे पति किसी काम के नहीं है। मैं अपने तन की जरूरत पूरा करने के लिए ये सब करती हूँ। अगर मेरी बात आपको गलत लग रही हो तो आप ही बताइए। मैंने पूछा, अगर पति काम का नहीं है तो फिर उसने आपके साथ बच्चे कैसे पैदा कर दिए? वो बोली, पहले सब ठीक था, मगर पिछले 4 साल से उनको शुगर की बीमारी है। वो अब ठीक से कुछ नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसे ही रह जाती हूँ। उनको रगड़ाई में रुचि नहीं रही है। उनकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी है। अब आप ही बताएं, अगर मैं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी और का सहारा लेती हूँ तो उसमें क्या गलत है? मैंने उनकी पीड़ा को समझते हुए कहा, भाभी मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना आपको लग रहा है। मुझे गुस्सा इसलिए आया कि आपने मुझसे झूठ कहा कि वह आदमी आपका रिश्तेदार है। वो बोली, मैं और क्या करती? मैं डर गई थी। मुझे डर था कि कहीं आप मेरे पति को इस बारे में न बता दें। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस आपके मुंह से सच सुनना चाह रहा था। मुझे पहले दिन से ही शक हो गया था कि आपकी जिंदगी में कोई गैर मर्द है। मेरी नजर किराएदारनी की खेत वाली आमों को घूर रही थी। वो भी मेरी झोली की तरफ ताड़ रही थी। जो रगड़ाई मेरे अंदर जाग रही थी वही रगड़ी उसके अंदर भी जाग गई थी मेरे लिए। वो बोली, स्वाति भाभी तो आपके साथ खुश होगी ना? मैंने कहा, हाँ, अपनी बीवी को तो मैं खुश रखता हूँ। वो बोली, हाँ, मुझे लग रहा था कि आप जैसा हट्टा कट्टा मर्द जरूर अपनी बीवी की हर जरूरत को पूरा करता होगा। मैं झोली में बंद पहाड़ खोदने वाली मशीन लाया था। इस तरह की बातें सुनकर मेरे जादुई पहाड़ खोदने वाले मशीन में तनाव आने लगा था। चित्रा मेरे पास वाले जादुई पहाड़ खोदने वाले मशीन को ही देख रही थी, जिससे उसकी उत्तेजना और बढ़ गई थी। मैं भी उसके पहले पर्दे में भरे हुए उसके खेत वाले आम को नजरों से ही नाप रहा था। वो बोली, लगता है आपका सामान भी काफी जबरदस्त होगा।
जैसे ही उसने ये बोला, मैं उसके पास गया और कहा, खुद छूकर चेक कर लीजिए। उसने मेरी झोली के पास हाथ रख दिया। मेरे पास खेत के पहाड़ खोदने वाले मशीन पर हाथ रखते ही मैंने बाहों में कस लिया। उसकी खेत वाले आम मेरी जमीन से दब गई। दोनों के पंखुड़ियां को आपस में मिलते देर नहीं लगी। हम दोनों एक दूसरे के पंखुड़ियों को चूसने लगे। वो मेरे गुलाबी पंखुड़ियों से रस को खींचने लगी और मैं उसके पंखुड़ियों के रस को पीने लगा। तभी मेन गेट पर डोरबेल बजी। हम दोनों एकदम से अलग हो गए। घर का अंदर वाला दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं भी हड़बड़ा कर बाहर आ गया। सोचा कि किसी को शक न हो जाए। मैं वहीं बाहर खड़ा हो गया और गमलों में पानी डालने लगा। तब तक चित्रा गेट खोलने के लिए गई। गेट पर उसका बेटा खड़ा था। उसके स्कूल से वापस आने का समय हो गया था। वो सीधा अपने कमरे में चला गया। चित्रा ने मेरी तरफ बेबस नजरों से देखा। मैं भी उसकी मजबूरी को समझ गया था। बेटे के रहते हम दोनों के बीच में अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर 5 मिनट के बाद वो बाहर आई। उसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो बोली, अब इस वक्त तो कुछ नहीं हो पाएगा अविनाश जी, कल जब सब लोग घर से चले जाएंगे तब आप आइएगा। मैंने पूछा, कितने बजे? वो बोली, 11 बजे के करीब आ जाना। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं ऊपर चला गया। अब मेरे मन में रगड़ाई की आग जल उठी थी। शाम को मेरी बीवी मेरे बेटे के साथ मार्केट गई हुई थी। घर में कोई नहीं था। चित्रा का बेटा और बेटी दोनों ही शायद ट्यूशन के लिए चले गए थे। मौका पाकर वो मेरे पास आई और कहने लगी, भाभी जी घर पर हैं क्या? मैंने कहा, नहीं तो भाभी से ही काम था या मुझसे? वो बोली, काम तो आपसे ही था। मैंने उसको पकड़कर अपने बेडरूम में खींच लिया। वो पर्दे में छुपा के मस्त आम लाई थी। पहले पर्दे के ऊपर से ही उसकी मोटी खेत के आमों को दबाने लगा। उसकी खेत वाले आम काफी टाइट थी। मैंने उसके गुलाबी पंखुड़ियों के रस पीना शुरू कर दिया। उसकी खेत वाले आम को दबाने के बाद मेरे हाथ सीधे उसकी खेत पर लटके हुए तरबूज पर चले गए। मगर वो एकदम से अलग होते हुए बोली, अभी इस आम को खाने का वक्त नहीं हुआ है। मैं तो आपको अपना फोन नंबर देने के लिए आई थी। कल सुबह जब घर के सारे लोग चले जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगी। मैंने कहा, 2 मिनट तो रुक जाओ। वो बोली, नहीं भाभी जी शायद आने वाली है। उधर मेरे बच्चे भी किसी भी समय ट्यूशन से आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको अपना ये नंबर देकर जा रही हूँ। इसी नंबर से मैं आपको कल कॉल करूँगी। आप नीचे आ जाना। वो जाने लगी, मगर फिर मुड़कर मेरी तरफ आई। उसने मेरे गुलाब के पंखुड़ियों को चूसना शुरू कर दिया। मैंने भी उसको बाहों में ले लिया और उसके पंखुड़ियों के रस को पीने लगा। वो काफी प्यासी लग रही थी। कुछ सेकंड तक मेरे पंखुड़ियों को वो आंखें बंद करके चूसती रही। ऐसी प्यासी औरत बहुत दिनों के बाद मेरे हाथ लगी थी। फिर वो अलग होकर पीछे हो गई। वो कहने लगी, मैं खुद को बहुत अकेली महसूस करती हूँ अविनाश जी। मैंने कहा, फिक्र मत करो भाभी, अब मैं हूँ ना आपके साथ। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर की तरफ जाने लगी। उसने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजर से देखा और फिर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। मेरा झोली वाले पहाड़ खोदने वाले मशीन जाग गया था। उसकी खेती की हुई आम सच में बहुत बड़ी बड़ी थी। मैं भी समझ सकता था कि ऐसी औरत को अगर जादुई मशीन न मिले तो वो ज्यादा दिन तक खुद को रोक नहीं सकती है। फिर मैंने बाथरूम में जाकर झोली से पहाड़ खोदने वाला मशीन को बाहर निकाल लिया और उस मशीन की गर्म पानी को निचोड़कर निकलने लगा। 5 मिनट तक मैंने मशीन को निचोड़ा और हाथ में लेकर रगड़ा, तब मशीन की पूरी पानी निकली। तब जाकर मुझे शांति मिली। अब मैं भी शांत हो गया था।
तब तक मेरी बीवी भी आ गई थी। हमने रात का खाना खाया। रात के समय में मैंने उस दिन अपनी बीबी की खेत में जबरदस्त तरीके से मेहनत की। बहुत दिनों के बाद मैं भी अपने जमीन में अलग ही स्फूर्ति महसूस कर रहा था। अगली सुबह को मैं उठा तो किराएदारनी की खेत को जीतने के लिए तैयार था। मैं उसके फोन कॉल का इंतजार कर रहा था। ठीक 11 बजे उसके फोन से मेरे फोन पर मुझे एक मिस कॉल प्राप्त हुई। मेरी बीवी सुबह ही चली गई थी क्योंकि वह स्कूल में टीचर थी और उसके साथ ही मेरा बेटा भी चला गया था। मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुंच गया। मनोज जी उस समय तक ऑफिस जा चुके थे। उनके बच्चे भी जा चुके थे। भाभी भी तैयार होकर बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। उस दिन वो कयामत लग रही थी। उसके जमीन में एक पर्दा था। नीले रंग के पर्दा में उसका जमीन काफी मस्त लग रहा था। चेहरे पर हल्का मेकअप भी किया हुआ था। उसके जमीन से आ रही खुशबू मेरी नाक में दूर से ही पहुंच रही थी। मैं जाकर बेड पर बैठ गया। भाभी बोली, आपके यहाँ से सब लोग चले गए ना? मैंने कहा हाँ, सब सेफ है। वो बोली ठीक है, मैं दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती हूँ। वो उठकर बाहर मेन गेट को अंदर से लॉक करने के लिए गई। मैं वहीं से उसकी खेत वाले तरबूज को देख रहा था। उसकी तरबूज उस पर्दे में गजब लग रही थी। जैसे ही वो मेन गेट को बंद करने के बाद कमरे का दरवाजा बंद करने लगी तो मैंने उसको पीछे से पकड़ लिया। उसकी खेत से लाए हुए तरबूज पर मैंने लोहे की मशीन को सटा दिया। वो बोली, अरे अरे, मैं कहीं भाग थोड़ी रही हूँ। मैंने कहा, मेरी जान, आज तो तुम्हें देखकर मेरे मन में तूफान सा उठ गया है। मैंने आगे हाथ ले जाकर उसकी खेत से लाई हुई आम को उस पर्दे के ऊपर से ही दबाना शुरू कर दिया। मेरा खेत जुताई वाली मशीन तनाव में आने लगा। मेरा मशीन उसकी तरबूज के दो पहाड़नुमा के बीच में फंसने की कोशिश कर रहा था। वो भी मेरा साथ देने लगी। मैंने उसको कसकर जकड़ लिया और उसके पंखुड़ियों को चूसने लगा। मेरा खेत जुताई वाली मशीन उसके खेत से सट गया था। जादुई मशीन पूरे शवाब में आ गया था। वो पीछे हटते हुए बोली, आप तो जानवर की तरह मुझे नोच ही डालोगे। ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले आराम से कुछ खा पी लेते हैं। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो अलमारी के पास गई और उसमें से एक ब्लैक डॉग व्हिस्की निकाल कर ले आई। मैंने कहा, आप इस तरह के शौक भी रखती हो क्या? वो बोली, मनोज ने ही मुझे इसकी आदत लगाई है। अब मैं भी उनकी गैर मौजूदगी में कई बार पैग लगा लेती हूँ। मैं भी खुश हो गया। आज तो सच में उसके साथ मजा आने वाला था। चित्रा रसोई में गई और 2 गिलास के साथ ही सोडा भी लेकर आई। फिर उसने पैक तैयार किए और हम दोनों साथ में बैठकर सिप करते हुए पीने लगे। पहला पैक उसने जल्दी ही खत्म कर दिया था। फिर मैंने भी अपना पैक खत्म कर दिया। उसके बाद उसने देर न करते हुए दूसरा पैक भी तैयार कर दिया। मैंने कहा, कब से पी रही हो आप? वो बोली, काफी टाइम हो गया है, लेकिन 2 पैक से ज्यादा नहीं लेती हूँ। फिर हमने दूसरा पैक भी खत्म कर लिया। उसके बाद वो गिलास और बोतल रख कर आ गई। मैंने उसको अपने पास खींचकर बिठा लिया। उसके पंखुड़ियों पर अपने पंखुड़ियों को रख दिया। मुझे भी हल्का सा सुरूर चढ़ने लगा था। वो भी कुछ मदहोशी में आ गई थी। दोनों एक दूसरे के पंखुड़ियों को चूस रहे थे। आनंद होने लगा था। फिर मैंने उसकी खेत से लाई हुई आम को दबाना शुरू कर दिया। उसने मेरी झोली के ऊपर से मेरे खेत जुताई वाली मशीन को पकड़ लिया। वह मेरे खेत जुताई वाली मशीन को जैसे हाथ से नापने लगी। फिर मैं खड़ा हो गया। वो बेड पर बैठी हुई थी। मैंने अपनी झोली खोल दी। आम लेने आया था इस झोली में, वो भी यह जानती थी।
अपने खेत जुताई वाली मशीन को झोली के कट से बाहर निकालकर उसके सामने कर दिया। वो मेरे पास वाली मशीन को देखकर चौंक गई और बोली, इतना बड़ा भी होता है क्या किसी का? मैंने पूछा, तुम्हारे पति के पास कितना है? वो बोली, उनका तो 4 इंच के करीब है, मगर मोटा तो इतना ही है। आपका तो लंबा भी है और मोटा भी है। स्वाति भाभी तो आपसे बहुत खुश रहती होंगी। मेरे खेत जुताई वाली मशीन को हाथ में लेकर वह उसको ध्यान से देखने लगी। मैंने कहा, आज आपको भी ऐसी ही खुशी मिलने वाली है। उसने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा। मैंने इशारा किया और आंख मार दी। मैंने कहा, क्या हुआ? वो बोली, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, कोशिश तो करो, चला जाएगा। उसने फिर मेरे पास वाले खेत जुताई वाली मशीन को चूम लिया, उसको अंदर तक लेने की कोशिश करने लगी। ये तो मेरी हालत खराब देगा। मैंने कहा, नहीं, ये तो आपको असली खुशी देगा। वो बोली, हाँ, तभी तो स्वाति भाभी इतनी खुश रहती है। वो बहुत लकी है कि उनको आपके जैसा मर्द पति मिला है। मैंने पूछा, आपने अब तक कितने खेत वाले मशीन देखे हैं? मेरे किराएदार की चालू बीवी ने कहा, करीबन 20 अलग अलग मशीन देखी हूँ मैं, मगर मुझे घर में ही ऐसा खेत जुताई वाली मशीन मिल जाएगा, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर हमारे बीच उस दिन घमासान युद्ध चला। अब जब तक चित्रा भाभी वहाँ है, रोज युद्ध चलता रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी को आपने पूरा जरूर सुना होगा और ये कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसी ही मनोरंजक कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले। और इस कहानी से हम किसी को भी बुरा या गलत संदेश या राह नहीं दिखाते। आप सभी इसे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही देखना और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। और प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना है। किसी की धार्मिक एवं सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर ये कहानी किसी के असल जिंदगी से मेल खाती है तो ये केवल एक इत्तेफाक मात्र है। समाज की किसी भी कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। धन्यवाद।